नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो चौथे चरण में 96 सीटों पर चुनाव होना है और चौथा चरण ये पूरी तरह से डिसाइड कर देगा कि पहले तीन चरण की तरह अगर बीजेपी कहीं पिटती हुई दिखाई दे रही है तो ये ट्रेंड अब बरकरार रहने वाला है और बीजेपी किसी सूरत में 272 क्रॉस नहीं करने वाली, 230 240 पर सिमटने वाली है या फिर वो जैसे तैसे रोध होकर 272 270 275 के आसपास आने वाली है। ये चौथा चरण की 96 सीटें बहुत तय कर देंगी क्योंकि इसमें तेलुगु देशम के साथ बीजेपी ने समझौता भी किया है आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को लेकर। कुल मिलाकर देखिए, 96 में से पिछली बार बीजेपी के खाते में 42 थी, एनडीए के पास कुल मिलाकर 50 थी, इंडिया के खाते में 13 सीटें थी, ओवैसी 2 सीटें जीते थे जिसमें से एक हैदराबाद की सीट है। इस बार वो मुश्किल मुकाबले में फंसे हुए हैं। वो क्यों मुश्किल मुकाबले में फंसे हुए और उनकी चिंता बीजेपी ना होकर लोअर टर्न आउट क्यों है, इस पर भी हम विचार करेंगे। जगनमोहन रेड्डी 22 सीटें लोकसभा के साथ साथ वहां विधानसभा चुनाव भी हो रहा है आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा। इसके अलावा उड़ीसा में बीजू पटनायक की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, वो कुल मिलाकर 21 में से 12 सीटें जीती थी। इस बार इनमें से कुछ सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, चार चार की चार उन्हीं के खाते में गई थी। तो कुल मिलाकर ये 96 सीटों का आंकड़ा इस रूप में बैठता है। तेलंगाना की 17 में से 9 सीटें बीआरएस ने जीती थी, केसीआर की पार्टी ने। इस बार क्या होगा, दिलचस्प है देखना। कुल मिलाकर बिहार की 4 सीटों पर 5 सीटों पर है मुकाबला। मुंगेर की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां पर लालू प्रसाद यादव ने लल्लन सिंह के खिलाफ, जो भारी भरकम नेता है नीतीश कुमार के, मुंगेर में एक सोशल इंजीनियरिंग की है। उन्होंने भी कुर्मी को उतार दिया है चुनाव मैदान में और इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। इसी तरह झारखंड की 4 सीटों पर मुकाबला है। महाराष्ट्र की 8 हैं, महाराष्ट्र की 11 हैं, मध्य प्रदेश की 8 हैं, जो सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, 13 की 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार कम से कम 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी की हालत पतली बताई जा रही है। कन्नौज की सीट खास तौर से चर्चा में है, जहां पर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उनकी पत्नी डिंपल यादव 18-20 हजार वोटों के मामूली अंतर से हारी थी। फिर लखीमपुर खीरी की सीट है, जहां अजय मिश्रा टैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी दौड़ा दी थी और 4-6 किसान मारे गए थे। इसके अलावा वहां पर कुछ और सीटें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सीटें हो जाती हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी में क्या होता है। लेकिन आज हम बात बेसिकली करेंगे बंगाल की भी कुछ सीटों की। बंगाल की सीटें हैं, कुल मिलाकर देखिए, मोटे तौर पर बहरामपुर बंगाल में अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी 1999 से कोई चुनाव हारे नहीं है, 51% मुसलमान है। कभी भी उनके खिलाफ कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। इस बार ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को, मुस्लिम उम्मीदवार को उनके खिलाफ खड़ा किया है। तो ये सीट इंटरेस्टिंग है। इंदौर की सीट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और इसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है। वहां बीजेपी का मुकाबला नोटा से होने वाला है। कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया था, बम साहब का, और अब कांग्रेस नोटा का समर्थन कर रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अंदर खाने नोटा का समर्थन कर रहे हैं। सुमित्रा महाजन, जो इंदौर से सांसद रही, लोकसभा अध्यक्ष रही, ताई के नाम से प्रसिद्ध रही, उन्होंने भी बीजेपी की उस हरकत को लेकर कुछ सवाल उठाए कि क्यों नामांकन रद्द करवा दिया गया कांग्रेस का, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है इंदौर में, मान लीजिए नोटा को 2-2.5-3 लाख वोट मिल जाता है तो बीजेपी की क्या हालत रह जाएगी। बीजेपी क्या कहेगी कि उनका उम्मीदवार नोटा को हराकर चुनाव जीत कर आया है। यह अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आसनसोल की, पश्चिम बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। आसनसोल की सीट बीजेपी ने कमाल किया था जब उनके बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते थे, लेकिन वो पार्टी छोड़ गए, मंत्रालय भी छोड़ दिया, टीएमसी में शामिल हो गए और विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधायक हो गए और मंत्री हो गए ममता बनर्जी की सरकार में। और शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव जीते तो वो चुनाव मैदान में है। एक और सीट है कृष्णा नगर की, महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं, जिनको संसद से निकाल दिया गया था। बड़ा बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली हालत हो गई थी। अब वो बदला लेने के लिए आतुर नजर आ रही हैं। राजघराने पर बीजेपी ने अपना दाव लगाया है। हैदराबाद में ओवैसी हैं, सामने बीजेपी की तरफ से माधुरी है,
भरतनाट्यम भी करती हैं। और इस बार ओवैसी देखिए मुस्लिम वोटों के सहारे नहीं जीतते, ये लोग भ्रम में, हम लोग हिंदू वोट भी साइजेबल पॉपुलेशन है जिसके आधार पर वो चुनाव जीते हैं, और पूरा का पूरा हिंदुओं को भी उनका पूरा उसी रूप में उनकी का गलियों में मोहल्लों में विकास के काम कराते हैं जैसा मुस्लिम मोहल्लों में कराते हैं। लेकिन लो टर्न आउट हुआ तो क्या ओवैसी को नुकसान पहुंच सकता है? हालांकि एक बार कह रहा है कि इस बार हिंदू बड़ी तादाद में निकलने वाला है और बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाला है। रेवंत रेड्डी जो है वो तो यही चाहेंगे कि ओवैसी अपनी सीट नहीं खोएं, ताकि बीजेपी को हैदराबाद ओल्ड वॉल सिटी में अपना आधार बनाने का मौका नहीं दिया जाए। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे तेलंगाना में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि तेलंगाना के लोग धर्म में ज्यादा यकीन नहीं करते, यानी धार्मिक विषमता पर हिंदू मुसलमान में यकीन नहीं है, जाति की राजनीति पर भी यकीन नहीं है। वहां सिविल सोसाइटी बहुत कुछ तय करती है। तेलुगु की परंपरा, संस्कृति, लिटरेचर का माहौल, इन्होंने भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में सिविल सोसाइटी ने माहौल बनाया था कि कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया जाए। इस बार भी वो धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की बात कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट रूप में कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। नेशनल मुद्दे तेलंगाना में नहीं चलते, क्षेत्रीय मुद्दे चलते हैं, क्षेत्रीय अस्मिता चलती है। टीआरएस, जब तक टीआरएस थी, तेलुगु राष्ट्र समिति थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, चुनाव जीतते रही। जैसे बीआरएस हुई, भारत राष्ट्र समिति हुई, तो जैसे तेलंगाना से जड़ें उसकी टूट गई और वो चुनाव हार गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पूरे देश में धमाकेदार जीत हासिल की थी। लेकिन उस समय जो तेलंगाना क्षेत्र के तहत 13 लोकसभा सीटें आती थी, उसमें से 13 सीटें प्रजा राज्यम पार्टी समिति ने जीती थी। यानी राज्य की अस्मिता, सोशल पैशन, स्टेट को लेकर अपना एक वाला, कुल मिलाकर जैसे मोदी जी कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, तो वो वाला मामला है तेलंगाना के साथ। और मोदी जी खुद वोकल फॉर वोकल नहीं हो पाए हैं तेलंगाना में। हालांकि 2018 में विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती, 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 सीटें जीती, 2023 में 8 विधानसभा सीटें जीती विधानसभा चुनाव में। लेकिन 4 लोकसभा सीटें क्या बरकरार रह पाएंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक आध वृद्धि हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आधी रह जाएंगी 4 की। और सबसे ज्यादा फायदा बीआरएस के कमजोर होने से स्वाभाविक रूप से रेवंत रेड्डी को मिलना चाहिए, जिन्होंने क्षेत्रीय अस्मिता की तरफ भी ध्यान दिया है, सोशल सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान दिया है, सामाजिक सुरक्षा की बहुत सी योजनाएं लेकर आए हैं, और हमेशा लोकल मुद्दे, लोकल इश्यू, लोकल पैशन, इस पर यकीन करते रहे हैं। वहां एक सज्जन ने कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं खबर पढ़ रहा था, कि अयोध्या में जो मंदिर बना है, राम मंदिर, वो मोदी जी के राम है। हमारे यहाँ तो सीताराम हम कहते हैं, राम अकेले हम कहते ही नहीं है, क्योंकि बिना सीता के राम अधूरे हैं। तो इतनी बड़ी बात तेलंगाना के लोग कहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चांस तेलंगाना में इस रूप में नजर नहीं आ रहा है। कुछ और नोट्स मैंने लिए थे, कुछ सिविल सोसाइटी की बात मैंने कह दी आपके सामने। अब इसी तरह बात करें 2 स्टेट की जहां चुनाव होने वाला है, दोनों में नूरा कुश्ती हो रही है, मिलीजुली कुश्ती हो रही है। नवीन पटनायक कम जीते ज्यादा जीते, राज्यसभा में तो वो बीजेपी का ही साथ देते रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी कम जीते ज्यादा जीते, राज्यसभा में तो वो साथ देते ही रहे हैं बीजेपी का। हैरानी की बात है कि बीजेपी ने समझौता किया इस बार टीडीपी से और पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल रहे। टीडीपी के उन्हीं के साथी चंद्रबाबू नायडू गरज गरज कर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई के मामले हैं और अगर हम सत्ता में आए तो जगनमोहन रेड्डी जेल में होंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पूरे देश भर में मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है जो हम होने नहीं देंगे, लेकिन टीडीपी उन्हीं का पार्टनर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो 4% मुसलमानों को आरक्षण आंध्र प्रदेश में दिया जाएगा। इतने पर ही नहीं रुक रहे, 9.5% मुस्लिम आबादी है, कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के लिए अलग से फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, मुसलमानों को ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए अलग से जमीन दी जाएगी, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, और मोदी जी वहां चुप हो जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है।
कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि टीडीपी का मीडिया जो है वो येलो कलर से पहचाना जाता है। येलो येलो जर्नलिज्म से मत जोड़िएगा। और जगनमोहन रेड्डी का जो मीडिया है वो ब्लू मीडिया कहलाता है। तो ब्लू मीडिया और येलो मीडिया के बीच में एक मुकाबला सा चलता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत शोर शराबा हो रहा है। एक और बात है आंध्र प्रदेश को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर कुल मिलाकर 3 जो जातियां हैं वो राज करती रही हैं या उनका प्रभुत्व रहा है, रेड्डी का, कम्मा का और कापू का। और परिवारवाद वहां रहा है। रेड्डी, वाईएसआर रेड्डी, उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस की तरफ से हैं। कम्मा जो एनटीआर थे, एनटी रामाराव, जिनके दामाद तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं इस समय चंद्रबाबू नायडू, वो कम्मा जाति से आते हैं। और पवन कल्याण जो उनके पार्टनर हैं वो आते हैं तीसरे, जो मैंने आपको बताया तीसरी जाति का नाम कापू से आते हैं। इनके भाई चिरंजीवी थे जिन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी 2008 में, वो भी कापू जाति से आते हैं। और परिवारवाद देखिए, चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण, एनटीआर के दामाद टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, एनटीआर की बेटी डी पुरंदेश्वरी देवी जो पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी की राज्य की इकाई की अध्यक्ष हैं। उधर वाईएसआर के बेटे जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। वाईएसआर की बेटी वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और कडप्पा सीट से अपने ही भाई के खिलाफ, अपनी ही भाई की पार्टी के खिलाफ वो दम ठोक कर चुनाव लड़ रही है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वैसे तो बीजेपी के लिए कहा है, बी से बाबू यानी चंद्रबाबू नायडू का बाबू ले लिया, जे से उन्होंने जगनमोहन रेड्डी का जगन ले लिया और पी से पवन कल्याण का पवन ले लिया। ये वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट जगनमोहन रेड्डी के प्रति राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। यही स्थिति कुल मिलाकर उड़ीसा में नजर आती है। वहां भी नवीन पटनायक पर कल बहुत बरसे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने समझौता हो गया है कि विधानसभा के अंदर नवीन पटनायक जीत जाएं और लोकसभा में ज्यादा सीटें वो बीजेपी को दिलाने में कामयाब हो जाएं। 21 में से पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, नवीन पटनायक को 12 सीटें मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की 2 या 4 सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-50 का मुकाबला रहेगा। 21 में से 1 सीट कांग्रेस के पास चली जाएगी और बाकी बची 20 सीटों में से नवीन पटनायक और मोदी के हिस्से में 10-10 सीटें आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी 20 सीटें बीजेपी के पक्ष में होंगी। इसी तरह तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में भी जगनमोहन रेड्डी पिछली बार 22 सीटें जीते थे, विधानसभा की 151-175 में से सीटें जीते थे। इस बार टीडीपी के साथ समझौता में बीजेपी और पवन कल्याण है, तो मुकाबला कठिन नजर आ रहा है। जगनमोहन रेड्डी 22 सीटें नहीं निकाल पाएंगे। टीडीपी को 3 सीटें मिली थी, इस बार उनकी सीटों की संख्या दुगनी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये फायदा, ये जीते या ये जीते, ये फायदा भी क्या बीजेपी के खाते में चला जाएगा, या फिर जब इंडिया का मौका लगा और इंडिया के खाते में चीजें आती दिखाई दी, तो फिर जगनमोहन रेड्डी की तो मूल पार्टी कांग्रेस है ही, तो कांग्रेस के साथ चले आएंगे। दरअसल केंद्र के बिना राज्य रह नहीं सकते, बहुत सी योजनाओं के लिए पैसा केंद्र का चाहिए होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है 96 लोकसभा सीटों को लेकर, जहां कल वोट पड़ने वाले हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।